हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आरटीके रिसेप्टर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने जीपीसीआर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को हम लोग आरटीके भी बोलते हैं, ठीक है, आरटीके रिसेप्टर। तो जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिसेप्टर के पास ही स्पेसिफिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जैसा कि हम लोग जीपीसीआर में देखते थे, वहाँ पर वो एंजाइम को एक्टिवेट करता था, ठीक है, लेकिन इस रिसेप्टर पे ही एंजाइम की एक्टिविटी होती है, रिसेप्टर पे ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो देखना कि जो ये रिसेप्टर होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसमें एक लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं और टायरोसिन काइनेज डोमेन होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ये रहा टायरोसिन काइनेज डोमेन जहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। यह रही हमारी लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है उसमें इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी हो बोल सकते हैं, ठीक है। और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइटोसोलिक डोमेन में, ठीक है। जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो कौन, मतलब उसको कैसे कैसे सिग्नल एक्टिवेट कर सकते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को ईजीएफ बोले तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट कर सकती है। एफजीएफ, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एफजीएफ भी एक्टिवेट कर सकता है आरटीके को। एनजीएफ न्यूरल ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन। तो ये सारे जो सिग्नल हैं ये आरटीके को एक्टिवेट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक करके याद रखिएगा, ठीक है, सभी को। और इसकी डिस्कशन हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब देखते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर। तो हमने पहले ही बात किया था, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का, जिसमें लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, साइटोसोलिक डोमेन होते हैं, जिसको लोग प्रोटीन काइनेज डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है। एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। एन टर्मिनस एक्सोप्लाज्मिक फेज में रहता है, सी टर्मिनस साइटोसोलिक फेज में रहता है, ठीक है। देखो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है। और हाँ, जो हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है
मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, सबसे ऊपर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, फिर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये रहा हमारा साइटोप्लाज्मिक या फिर टायरोसिन डोमेन के नीचे फॉस्फोटायरोसिन डोमेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। टायरोसिन काइनेज डोमेन प्रेजेंट है, उसके बाद फॉस्फोटायरोसिन काइनेज डोमेन प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का स्ट्रक्चर। और जो मोस्टली आरटी के रिसेप्टर्स होते हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और डायमेरिक फॉर्म में होते हैं, जैसे कि इंसुलिन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का। ये रहा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहला है, दूसरा है और तीसरा है, ठीक है। तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और पहला जो रिसेप्टर है वो ईजीएफ रिसेप्टर है, जो कि मोनोमेरिक फॉर्म में है और इनएक्टिव है, ठीक है। ऊपर वाले साइड एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है, नीचे वाला साइटोसोलिक साइड है, ठीक है। तो देखना कि एन टर्मिनस जो है एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है, सी टर्मिनस साइटोसोलिक साइड में। तो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन सबसे ऊपर प्रेजेंट रहे ईजीएफ रिसेप्टर का। उसके बाद एक सिस्टीन रिच डोमेन है, ठीक है, जो रेड कलर से हम लोग लिखे हुए हैं, देखो, ठीक है। फिर उसके नीचे टायरोसिन काइनेज डोमेन है, ठीक है। तो जो ईजीएफ रिसेप्टर है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। फिर हम लोग इंसुलिन रिसेप्टर का बात करते हैं, जो कि दूसरा नंबर में ब्लू कलर से बना हुआ है, ठीक है। वो है इंसुलिन रिसेप्टर, जो कि डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट है और वो भी इनएक्टिव है, ठीक है। उसका भी सबसे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में सबसे ऊपर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन है, फिर क्या है, सिस्टीन रिच डोमेन है, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, टायरोसिन काइनेज डोमेन है। तो इस तरह से हमारा रहता है इंसुलिन रिसेप्टर, जो कि डायमेरिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगला जो है वो है पीडीजीएफ रिसेप्टर, ये भी डायमर फॉर्म में रहता है। इस पर एक स्पेशल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन लाइक डोमेन आईजीएसएफ बोलते हैं, जो कि एंटी पैरेलल बीटा सीट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो आरटीके रिसेप्टर है उसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आरटीके रिसेप्टर का एक्टिवेशन कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग ने बनाया, पहले फिगर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सिग्नल एब्सेंट है, देखो, ठीक है। ईजीएफ रिसेप्टर प्रेजेंट है मोनोमेरिक फॉर्म में और इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल एब्सेंट है। जैसे ही सिग्नल आता है ईजीएफ का, तो देखना जैसे ईजीएफ का सिग्नल आता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का, तो रिसेप्टर का डायमराइजेशन हो जाता है, दोनों सामने आ जाते हैं, ठीक है। जब रिसेप्टर डायमराइज होता है तो वहाँ पे ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। अब देखते हैं कैसे होता है ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन। देखो ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही रिसेप्टर्स का ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है तो जो हमारा रिसेप्टर है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे ऑटो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। तो दो साइट पे ये
फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। एक होता है कैटालिटिक साइट और दूसरा होता है नॉन कैटालिटिक साइट। देखो जैसे ही हमारा एपिडर्मल ग्रोथ बाइंड हुआ, एपिडर्मल ग्रोथ बाइंड होने पर जो हमारा ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है रिसेप्टर का, ठीक है, उससे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो ऑटोक्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है दो जगह पे होता है, ठीक है, नॉन कैटेलाइटिक और कैटेलाइटिक साइट पे, ठीक है। तो जो हमारा नॉन कैटेलिटिक कैटेलिटिक साइट है वहाँ पर अगर फॉस्फोराइलेशन हुआ तो देखो फॉस्फोराइलेशन ऑन कैटेलिटिक साइट, फॉस्फोराइलेशन ऑफ कैटेलिटिक साइट पर जैसे ही होता है तो क्या करता है ये, इट इन्हांस द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इन्हांस करता है। और अगर नॉन कैटेलिटिक साइट पे फॉस्फोराइलेशन होता है तो उससे क्या होता है, ये क्या करता है कि साइट यूज्ड एज डॉकिंग साइट यूज्ड एज डॉकिंग साइट एट व्हिच डिफरेंट प्रोटीन इंटरेक्शन, ठीक है। जो नॉन कैटालिटिक साइट है वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होने पे जो वो साइट होता है वो किसके लिए यूज होता है, डिफरेंट प्रोटीन को इंटरेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसको डॉकिंग साइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो जगह पे फॉस्फोराइलेशन हुआ, कैटालिटिक साइट पे फॉस्फोराइलेशन होने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन्हांस होती है, और नॉन कैटालिटिक जो साइट है वहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होने पे क्या होते हैं, प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो देखना कि जो ये प्रोटीन बाइंड होता है फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ नॉन कैटालिटिक साइट पे, तो किसके हेल्प से बाइंड होता है, SH2 डोमेन से, ठीक है। SH2 डोमेन और PTB डोमेन से बाइंड होता है। यहाँ पर दो तरह के डोमेन होते हैं, और ये जैसे कि GRB प्रोटीन बाइंड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, और आगे का सिग्नलिंग कंप्लीट करता है। ये था हमारा RTK रिसेप्टर का एक्टिवेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिपीट करके देखिएगा। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, मैं इसको सुधार करने की कोशिश करूँगा अगले लेक्चर्स में, ठीक है। हमारे साथ बने रहना इसी तरह से। तो जो RTK है वो डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। जैसे कि रासमेप काइनेज पाथवे हो गया, ठीक है, फिर PI3 काइनेज पाथवे हो गया, या एक AKT काइनेज पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। AKT काइनेज या एमिटोर पाथवे, एमिटोर पाथवे को हम लोग मेमेलियन टारगेट ऑफ राफामाइसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इन सभी ट्रांसडक्शन पाथवेज का। फॉस्फोलाइपेज C गामा पाथवे, PLC गामा पाथवे भी बोलते हैं इसको। देखना रास में पाथवे जो है सेल प्रोलिफरेशन में काम करती है, PI3 काइनेज सेल सर्वाइवल में काम करती है, AKT काइनेज एम्टोर पाथवे mRNA ट्रांसलेशन और ऑटोफेगी में काम करती है, ठीक है। ऑटोफेगी इनहिबिशन में काम करती है एम्टोर पाथवे, और मेटाबॉलिक रेगुलेशन में काम करती है हमारी PLC गामा, और IPS और डैग पाथवे, ठीक है। इन सभी पाथवे को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और ये सारे ट्रांसडक्शन पाथवे जो है RTK एक्टिवेट करती है इन सारे पाथवेज को। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी तरफ से कुछ सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।